हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई दरबार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में कुछ न्यूज़ भी होगा। तो आइए शुरू करते हैं कोटेशन से। और सिंपल कोटेशन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। लुईस पास्चर का ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कोटेशन, इसको आप यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में खास करके। इसके अलावा अगर आपको ऐसे में कहीं पर लगता है इसकी ज़रूरत है, बिकॉज ये जो पूरा स्टेटमेंट है, चांस फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, आपने खुद में भी कई बार फील किया होगा। जब भी आप किसी चीज़ को किसी चीज़ के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं, कि मान लीजिए आपका कोई एग्ज़ाम है या कोई कंपटीशन है या कोई छोटी सी चीज़ है, तो आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि जब आप किसी चीज़ के लिए बहुत शिद्दत से काम करते हैं, पूरी तरीके से प्रिपेयर होते हैं कि वो चीज़ जब आपको मिले तो आप उसको उसकी आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको संभालने की। सो यहाँ पे भी सेम बात कही जा रही है कि चांस उसी को फेवर करता है, यानी लक जो है या किस्मत जब आप बोलते हैं तो वो भी वहीं पर आपके साथ होती है जहाँ पर आप खुद के साथ होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से कोटेशन को आज हमें डिस्कस करना है। फार्मर्स से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है कि क्या अभी इश्यूज़ हैं इंडिया में, क्या नए तरीके की इश्यूज़ सामने आ रहे हैं डिस्पाइट कई सारे रिफॉर्म हुए हैं तब भी। तो वो आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। जेएनके पर एक आर्टिकल लिखा गया है, बहुत ही छोटा सा एडिटोरियल है, दैट विल डिस्कस है। एक्सप्लेन्ड पेज चूँकि न्यूज़पेपर में नहीं आया हुआ है, लेकिन एक्सप्लेन्ड पर ये टॉपिक आया हुआ है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो हम उसके बारे में बात करें, बिकॉज साइंस टेक की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमें अभी से ही कंटिन्यू करना है, देखते रहना है, बिकॉज लास्ट मोमेंट में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। एंड घर तक फाइबर जो है, ये स्कीम कहाँ का है, कौन से राज्य में है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला आर्टिकल है फ्रूट ऑफ रिफॉर्म। अब ये कहाँ पर आ जाएगा? जीएस पेपर 3 में आ जाएगा। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो जान गए होंगे कि सिलेबस को कैसे एसोसिएट करना है। जीएस पेपर 3 में अगर देखें तो सीधे तौर पर वहाँ पर एग्रीकल्चर मेंशन्ड है, फार्मर की समस्या का जिक्र है, फ्रूट की बात है, ग्रेन्स की बात है, तो हम उसको जीएस पेपर 3 में रखेंगे। ओके, तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें एक पर्टिकुलर स्टडी को डिस्कस किया गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है या ये जो एक स्टडी है, उसको आप केस स्टडी वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। तो अभी प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से आ रही है देश में। आपको मालूम है कि एग्रीकल्चर में 3 बड़े बड़े रिफॉर्म हुए हैं, ठीक है। वो रिफॉर्म आई होप आपको याद होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला रिफॉर्म तो ये है कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से कुछ चीज़ों को बाहर किया गया है, राइट, ताकि अब जो किसान है वो बिल्कुल आज़ादी से उन सामानों को बेच सकते हैं, और कितना भी बेच सकते हैं, कोई लिमिट नहीं लगाया जाएगा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत। दूसरा है एपीएमसी एक्ट में कुछ बदलाव किए गए हैं, मंडी में जाना कंपलसरी नहीं होगा, बाहर भी सामान को बेचा जा सकता है। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, कि सरकार ने उसको अभी वैधता दे दी है। लेकिन इसके अलावा अभी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या ये जो बदलाव है वो सफिशिएंट नहीं है देश के लिए? तो यहाँ पे महाराष्ट्र का एक इशू डिस्कस किया गया है। महाराष्ट्र में जो फार्मर हैं, आपको पता होगा अल्फांसो मैंगो वहाँ का काफ़ी फेमस है, लेकिन अभी क्या इशू आ रहे हैं, वहाँ के एक स्टडी को इन्होंने बताया है कि एक जो वहाँ के फार्मर हैं उनकी क्या अभी स्थिति है। तो वो नाउ ही चूज टू प्लांट चीप राइस रादर देन lucrative मैंगोज़। तो अल्फांसो मैंगोज़ का आपने नाम सुना होगा, ये बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट होता है, एक्सपेंसिव माना जाता है। लेकिन ऐसी क्या वजह है कि वहाँ के किसान अब मैंगो को ना उगा के बल्कि वो अब राइस की खेती करने पर आ गए हैं, वो प्लांटेशन कर रहे हैं राइस क्रॉप का। तो वाई इट इज़ हैपनिंग देयर, जबकि जो मैंगो है वो उनको 5 से 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू राइस, राइट। लेकिन ऐसी क्या दिक्कत है? तो दिक्कत बहुत ही सिंपल है कि इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट लगता है मैंगो को उगाने में, उसकी फसल को तैयार करने में, उसके लिए कैपेबल नहीं है वहाँ के किसान, और उनको ऑब्वियसली काफ़ी वेट करना पड़ता है। बिकॉज़ जब आप मैंगो ऐसा तो नहीं है कि हर साल ही आप अपने अभी पौधा लगाया, अभी पेड़ बन गया इसी साल में, और इसी साल में आपको उससे फ़ायदा मिलने लगा, ऐसा नहीं होता है। मैंगो आपने प्लांट किया, प्लांट करने के बाद उसको समय लगता है, कम से कम 5 साल तक का समय लगता है, जब वो प्रॉपर प्लांट जो है वो ट्री में कन्वर्ट होता है। ट्री में कन्वर्ट होने के बाद फ्रूट्स आते हैं, और फिर जो है किसान उससे फ़ायदा कमा सकते हैं। तो इसमें जो एक तो टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है, दूसरा मनी का इन्वेस्टमेंट होता है,
तो वो अब किसानों के लिए बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि अभी खास करके कोविड के समय में ये देखा गया कि मैंगो की बहुत सारी फसलें बर्बाद हो गई, क्योंकि लोग ज़्यादातर आम खरीद नहीं रहे थे, बाहर भी एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, सब रुक गया था। और ये बिल्कुल पीक सीज़न था एज़ यू नो मैंगो का। ऐसे अब तो फिर भी एक्सपोर्ट वगैरह शुरू हो गया है, लेकिन तब सब कुछ ब्लॉक कर दिया गया था और इसकी वजह से इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और अभी अगर भारत की बात करें, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया है कि जो पुअर पीपल हैं भारत में, अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर पर बहुत सारे लोग निर्भर करते हैं, उसमें भी जो 40% लोग हैं वो पुअर की कैटेगरी में आते हैं। तो इंडिया में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे कोई रिस्क मिटिगेशन का ना होना। तो दूसरे देशों में रिस्क मिटिगेशन के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं, राइट। वहाँ पर जो भी इंफ्रा डेवलपमेंट है और क्रेडिट लोन प्रोवाइड करने का प्रोग्राम है, तो ये सब चीज़ें जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और माइक्रो क्रेडिट लोन्स के तहत या अदर फीचर्स के थ्रू जो पुअर पीपल हैं उनको सहायता पहुंचाते हैं, राइट, और उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी तरीके का जो रिस्क है वो ना उठाने पाए। बट इंडिया में कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो पाता है। 40% है कि आबादी है जो इस तरीके की कैटेगरी में आती है, पुअर की कैटेगरी में आते हैं, और उनके लिए कोई भी ऐसा रिस्क मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यूँ कहें कि अगर है भी तो वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। रिस्क मिटिगेशन मेथड दैट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोवाइड वर इलीगल। अभी सितंबर में जो बदलाव हुआ, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगल किया गया, लेकिन इसके पहले तक ये इलीगल हुआ करता था। और अब भी जो बदलाव हुआ है उससे कितना फ़ायदा मिल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि देखिए अगर हम ऑब्वियसली प्राइस का कंपेयर करें तो कैलोरी के टर्म्स में बात करें तो मैंगो में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक प्रॉपर विटामिन्स मिनरल्स को दे सकती हैं। लेकिन इंडिया में एक अलग तरीके की दिक्कत है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे लोग जो डेली बेसिस पर कंज्यूम करते हैं फ्रूट, वो बहुत कम कंज्यूम करते हैं, 35 ग्राम अप्रॉक्स कंज्यूम करते हैं, जबकि रिकमेंडेड कितना है? रिकमेंडेड 100 ग्राम्स है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि कैसे कितना रिकमेंडेड होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्रूट कितना पर डे लेना चाहिए, तो वो 100 ग्राम लेना चाहिए। This is particular tragedy because fruit provide the most benefit of all food classes. फ्रूट्स आपको मालूम होगा पहले से भी कि फ्रूट्स जो हैं वो हर तरीके की कमियों को पूरा करते हैं बॉडी में, चाहे विटामिन हो, जिंक हो, विटामिन सी, आयरन, ये सारी चीज़ें देते हैं। लेकिन भारत में लोग फ्रूट्स ज़्यादा कंज्यूम नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रूट बहुत महंगा मिलता है एज यू नो। तो पुअर कैटेगरी में लोग आते हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है वो कि वो एक्सपेंस को बियर कर पाएँ, राइट, क्योंकि वो जो बिल्कुल चीपेस्ट फूड है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या होता है, चीपेस्ट फूड में फिर उनको वो मिनरल्स, विटामिन्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये इस तरीके की एक तरीके का ये जो ट्रेजेडी है इंडिया में वो हम देख पाते हैं, और ये बहुत बड़े लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक सेक्शन है जो इस चीज़ को फील कर रहा है, बल्कि एक बहुत बड़ा लार्ज एरिया है भारत का जो सेम सिचुएशन से गुजर रहा है कि अनअफोर्डेबिलिटी होने के कारण फार्मर का भी एक तरफ से नुकसान हो रहा है कि वो अगर कोई मैंगो प्लांटर ही हैं तो देखिए उनका नुकसान हो रहा है कि उनका जो फसल है वो बिका नहीं, उनको प्रॉपर पैसा नहीं मिल पाया। और ये कई बार होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इस बार हुआ। वहीं ऑन द अदर हैंड जो कंज्यूमर है उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो खरीद पाएँ, अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो। अब देखिए इस इशू को ना हम जाकर के इकोनॉमी से सीधे तौर पर जोड़ सकते हैं। जब ये कहा जा रहा है कि भारत में सेल्फ सफिशिएंट मार्केट है, हमारा जो डोमेस्टिक मार्केट है वो इतना बड़ा है कि वो डिमांड को बियर कर सकता है, और वो जितनी भी सप्लाई होगी उसको हम यहीं पर उसका डिमांड क्रिएट कर देंगे। बट इन इशूज़ से, इन केस स्टडीज से, इन इवेंट्स ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल। जो हमारे कंज्यूमर हैं, भारत में जो कंज्यूमर है उनकी एक लिमिट है अफोर्ड करने की, और अगर हमें महंगे दाम पर सामान को बेचना है, एक्सपेंसिव चीज़ों को बेचना है, तो हमें अल्टीमेटली एक्सपोर्ट को बढ़ाना ही पड़ेगा, राइट। तो ये सारे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लिख सकते हैं अपने आंसर राइटिंग के दौरान। तो ये कुछ इशूज़ को इन्होंने इस पर डिस्कस किया है। और एक और प्रॉब्लम ये है कि जब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, यहाँ पर है कि इन्वेस्टर्स जो है आखिर वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे।
क्योंकि दोनों का फ़ायदा जब तक नहीं होगा, इन्वेस्टर जो है उनका फ़ायदा नहीं होगा, फार्मर का फ़ायदा नहीं होगा, तब तक कोई भी एक बिज़नेस में आना नहीं चाहता है। वहीं अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करें तो कोई प्रॉपर लॉ यहाँ पर मौजूद नहीं है इंडिया में, देखा जाए कि एक प्रॉपर लीगल बाइंडिंग हो कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्जैक्टली यही चीज़ होगा, ये नहीं होगा तो इसके बदले में आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें नहीं होने की वजह से जो ट्रस्ट इशू है वो आज भी है। जो फार्मर्स का ट्रस्ट इशू या इन्वेस्टर का ट्रस्ट, दोनों के बीच में एक ट्रस्ट गैप है जिसको कि फुलफ़िल संभव नहीं किया गया है। और अभी ये भी एक डर है कि मान लीजिए कभी मैंगो को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में ला दिया जाए। वैसे ये पॉसिबल नहीं है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में वही चीज़ें आती हैं जो एसेंशियल हो, मतलब बहुत ज़रूरी हो, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि उसके दाम के घटने बढ़ने पर अगर वो बहुत फ्लक्चुएट होगा तो उससे एक बहुत लार्ज सेक्शन को उसका फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फूड ग्रेन की ही बात कर लेते हैं या आप क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो असेंशियल हैं, इसके बिना चीज़ें रुक जाएंगी, अर्थव्यवस्था रुक जाएंगी। और अगर पॉवर्टी की बात करते हैं, मान लीजिए फूड ग्रेन्स को यहाँ पे अगर सारे ग्रेन्स को हटा दिया गया, इससे बाहर कर दिया गया, तो फूड सिक्योरिटी का खतरा एक समय में हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में रखा जाता है। तो मैंगो को रखा जाए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो राइटर हैं वो एक्सट्रीम सोच रहे हैं, किसानों की तरफ से सोच रहे हैं कि अगर हमारे पास एक प्रॉपर लॉ एंड रेगुलेशंस नहीं होंगे तो इससे हम ना तो किसानों को फ़ायदा पहुंचा पाएंगे, ना ही कंज्यूमर का फ़ायदा हो पाएगा और ना ही इन्वेस्टर का फ़ायदा हो पाएगा। तो इन सबको देखते हुए एक प्रॉपर प्रेजेंट लॉ मेकिंग होना चाहिए। अब बिगनिंग दूसरा आर्टिकल है, इसमें हम JNK के इश्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता है अभी हाल ही में देखिए JNK में तो पिछले 1 साल से सारे न्यूज़ सामने आ रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज किया गया वहाँ पर। उसके बाद लगातार धीरे धीरे जो सब चेंजेस हैं वो होते जा रहे हैं। अभी न्यूज़ में ये सब चीज़ें फिर से कैसे आई हैं, क्योंकि वहाँ पर पिछले 1 साल से महबूबा मुफ्ती को अरेस्ट किया गया था, डिटेंशन में रखा गया था। इसके बाद उनको रिलीज़ किया गया है। अब जब से उनको रिलीज़ किया गया है तो नए नए स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग पॉलिटिकल कंपोजिशंस तैयार हो रहे हैं। तो इसको लेकर के जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, जम्मू एंड कश्मीर की जो पॉलिटिक्स है वो फिर से सामने आ रही है। अब कहा जा रहा है कि जो पंचायती राज एक्ट है उसमें बदलाव किया गया एंड द अमेंडमेंट ऑफ द JNK एक्ट टू फैसिलिटेट डायरेक्ट इलेक्शन टू द सेकेंड टायर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। तो जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पे और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल है उसमें ये देखा गया डायरेक्ट इलेक्शन वहाँ पर करवाया जाएगा। और स्पेशली इन द वैली इन पावे द फाइंडिंग ऑफ अ पॉलिटिकल फुट होल ऑफ नया कश्मीर। तो अभी वहाँ के अगर आप पॉलिटिकल टर्म्स में बात करते हैं तो बहुत सारे बदलाव हुए हैं इन दिनों और वो लगातार होते जा रहे हैं। और इसमें अब कौन सी पार्टी किस तरीके से पार्टिसिपेट करती है ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पे जो पार्टीज़ थी ऑलरेडी रूल कर रही थी, चाहे वो PDP हो या फिर वो DDC हो, तो ये जो भी पार्टीज़ हैं या कोई अभी नई पार्टी बनी है वहाँ पर, तो ये अपनी पार्टी करके, तो ये सब जो पार्टीज़ हैं वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगी खुद को। फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से वहाँ पर चीज़ों को मापते तौलते हैं कि क्या डेमोक्रेटिक एक्सरसाइजेज वहाँ पर होने चाहिए, किस तरीके का अलायंस बनना चाहिए। तो अभी भी ये सारी बातें जो हैं वो अभी न्यूज़ में आती रहेंगी, चलती रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा इशू अभी न्यूज़ में चल रहा है, इसको ध्यान में रखना है। श्रीलंका इज़ अ cautionary example of how an elected body with no powers except lay roads and repair the drain is not an answer to the political aspirations. आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो आर्टिकल है ये बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से। तो साइंस एंड टेक कहाँ पर है? GS पेपर 3 में ही है, अगर आपको याद है सिलेबस तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली वहाँ पर मेंशन्ड है और यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो न्यूज़ में क्या है? अभी न्यूज़ में है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का एक इंडिजियसली डेवलप्ड वर्जन, लेज़र गाइडेड वर्जन, ध्यान दीजिएगा, ATGM का लेज़र गाइडेड वर्जन को DRDO ने इंडिजियसली डेवलप्ड करके उसको टेस्ट किया है। ओके, और वो सक्सेसफुली टेस्ट फायर हो भी गया। तो एक तरीके से हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, ATGM से हम लेज़र ATGMs की तरफ जा रहे हैं जो कि 1 स्टेप अहेड है। तो ये ध्यान में रखना है। अब
ATGM क्या है, पहले इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ, तो बहुत पुराना है, वर्ल्ड वॉर 1 के समय से इसको यूज़ किया जा रहा है। इंडिया में बात करते हैं तो इंडिया में कैसे इसका इंट्रोडक्शन हुआ, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एक डिफरेंट टाइप के जो ATGM है उसको तैयार किया जा रहा है DRDO की मदद से, राइट। 2018 में ATGM नाग बनाया गया, अगर आपको याद हो, नाग मिसाइल। इसके पहले जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल था उसको डेवलप किया गया था, सक्सेसफुली वो लॉन्च किया गया था। तो ये सारे डेवलपमेंट्स अभी तक के हुए हैं, और अभी जो अपकमिंग ये एक चेंज है वो है लेज़र गाइडेड वर्जन का, इसको याद रखना है, लेज़र गाइडेड ATGM। ओके, नाउ द मिसाइल यूजेस अ टेंडम हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड्स। अब ये क्या रेंज है, क्या डिफरेंस क्या है इसमें, जैसे ATGM और लेज़र गाइडेड में क्या डिफरेंस होगा। तो पहले ATGM का आप पता रखिए, तो लेज़र वाला जो होगा वो इससे एडवांस होगा, हमेशा याद रखना है। ATGM इसमें क्या करेगा, इसकी जो कैपेसिटी होती है वो एक तो टैंक से ये फायर्ड होता है ATGM जो है। इसके अलावा 1.5 से लेकर के 5 किलोमीटर तक का ही रेंज होता है, लिमिटेड इतना ही तक होता है ये। एंड इट लॉक्स एंड ट्रैक्स द टारगेट ऑफ हेल्प ऑफ द लेज़र डेजिग्नेशन टू इंश्योर प्रिसीजन स्ट्राइकिंग द टारगेट। एंड अब ये जो लेज़र वाला है उसमें इसको टारगेट किया जा पाएगा बहुत आसानी से। तो ये कुछ चेंजेस हैं। लेज़र गाइडेड ATM जो है इसको बनाया गया है पुणे बेस्ड फैसिलिटी जो है DRDO की, उसके द्वारा, एंड HEMRL के द्वारा, एंड ARD, ये सारे नाम याद रखने हैं क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्टली क्वेश्चन बन जाता है, या फिर एटलीस्ट जब आप याद रखते हैं, जब आप मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए याद रखना है कि इसको किसने बनाया है और किसकी मदद से बनाया है पूरी तरीके से। इसमें किसी भी बाकी देश का इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, इंडिजिनसली डेवलप्ड है ये। एंड इंटीग्रेटेड विद द इंडियाज़ मैन बैटल टैंक अर्जुन जो है MBT, उसके साथ उसको इंटीग्रेट किया जाएगा लेज़र ATGM को। और अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं कि ये हर वेदर कंडीशन में काम कर पाएगा, इसका रेंज कितना होगा, ये सब अभी जो डिस्कशन का मुद्दा है, और धीरे धीरे DRDO इसको क्लियर करती जाएगी। इम्पॉर्टेंट इन armored warfare. So the role of armored and mechanized vehicles has remained decisive even in modern days. तो देखिए ये इसका इम्पोर्टेंस हमेशा रहा है, पहले भी, आज भी और आगे भी रहेगा, क्योंकि सिचुएशन वैसे तो नॉर्मल होती हैं बट सिचुएशन कभी भी ख़राब हो सकती हैं। उसके लिए ये चीज़ें हमारे पास होना बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी देश के लिए ज़रूरी होता है। टैंक बैटल जनरली फॉट इन क्लोज रेंज एंड ऑफ अंडर द 5 किलोमीटर। तो रेंज को बढ़ाना और पूरी तरीके से एक टारगेटेड अपने एम्बिशन को टच करना, ये एक मेन एम होता है इस तरीके के डेवलपमेंट्स का, जिसको कि यहाँ पे DRDO करना चाह रही है। अगला न्यूज़ देखते हैं। आपने देखा होगा घर तक फाइबर स्कीम। हालांकि इस स्कीम को लॉन्च पहले किया गया है, सितंबर में ही इसको लॉन्च किया गया, बट अभी ये न्यूज़ में है। ओके, ये स्कीम बिहार में लॉन्च किया गया है, घर तक फाइबर। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसके नाम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ये ऑब्वियसली इंटरनेट सर्विस से संबंधित है, फाइबर लगा हुआ है, घर तक फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस से संबंधित है बिहार में। इसमें टोटल 9 हाईवे प्रोजेक्ट और जो ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सर्विस इसको लॉन्च किया था मोदी जी ने सितंबर में ही। ठीक है, अब क्या होगा इस प्रोजेक्ट में, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही होगी, कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है। मेटी जो है वही इसको इम्प्लीमेंट करेगी, और इसमें टोटल 45,945 विलेजेस, मतलब अप्रॉक्स 46,000, मतलब सिर्फ इसमें 55 विलेज कम कर दीजिए तो 46,000 विलेजेस में इसको इंश्योर किया जाएगा। डिजिटल रिवॉल्यूशन का ये एक पार्ट होगा, सिंपल है ये तो। एंड हर घर में जो एक सपना है कि पहुंचाना है इंटरनेट की सुविधा को, ये इसको पूरा करने का ये एक कदम है, और इसमें अब बिहार में घर तक फाइबर स्कीम के नाम से इसको जाना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। थैंक्स लॉट, कीप स्टडिंग। PDF के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको PDF मिलेगा आसानी से। थैंक यू।